जी नमस्कार, स्वागत है आपका रात। तो आज हम सीटेट के जो पीछे के 10 साल के क्वेश्चन है उनको एक एक क्रम में सोल्व करेंगे। उसका पहला टेस्ट का जो पहला पार्ट है वो आज मैं लेके आया हूँ, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का टेस्ट सीरीज 1। और इसमें मैं आपको करवाऊंगा 2011 26 जून 2011 के पेपर में जितने भी सीटेट में पेडागोजी के बाल विकास के क्वेश्चन आए हैं उनको मैं आपको सोल्व कराऊंगा। वही है, मतलब है। तो आप इनको एक बार अपने एकाग्रता से ध्यान से इनको सोल्व कीजिएगा और आपको पता चल जाएगा आपकी तैयारी कैसी है। तो शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा सब सीखता है। ऑप्शन ए है अमूर्त तरीके के चिंतन द्वारा, बी है भाषा के जरिए अर्जित ज्ञान के स्वरूप द्वारा, सी है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, डी है निश्चित शब्दों को समझने के द्वारा। चारों जो ऑप्शन है क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और ये इसकी व्याख्या है नीचे दी गई है। पियाजे के अनुसार संवेदी पेशीय गामक अवस्था मोटर स्किल, इसमें बच्चा है वो सुनना पकड़ना मतलब चूसना जैसे शारीरिक जितनी क्रियाएं हैं उनके द्वारा सीखता है, इंद्रियों के द्वारा सीखता है। दूसरा क्वेश्चन है सबसे अधिक होता है पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान, व्यक्ति के पूरे जीवन में या किशोरावस्था के दौरान। तो इसका जो राइट आंसर है वो 5 से 10 मिनट में मेरे को ये पेपर क्लियर कराना है क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी के। और इसकी ये वीडियो पॉज करके आप इस व्याख्या ध्यान। वो सामाजिक संरचना माना जाता है, गत्यात्मकता, स्थिर, प्राथमिक या गौण। चारों ऑप्शन एक बार फिर से देखिए। अनुवांशिकता है उसको सामाजिक संरचना में माना जाता है, गत्यात्मकता या स्थिर या प्राथमिक या गौण। तो इसके जो 4 ऑप्शन है वो आपके सामने है। और इसका जो राइट स्थिर क्यों माना जाता है क्योंकि अनुवांशिकता में आपको जो गुण मिले हैं उनको आप बदल नहीं सकते, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। और अगर अर्जित गुण है उनको आप बदल सकते हैं। आप अर्जित में 10वीं तक पढ़ सकते हैं, बीए कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं, इंजीनियरिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, परंतु अनुवांशिकता जो माता पिता से आपको। तो इसकी व्याख्या है वो नीचे दी गई है। चौथा क्वेश्चन है सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए व्यवहारवादी, बी रचनावादी, सी संज्ञानवादी, डी विकासवादी। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो मैं बता रहा हूँ, संज्ञानवादी। अब संज्ञानवादी इसका जो राइट आंसर है वो होगा। क्यों होगा? इसका वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के संज्ञानवादी सिद्धांत से संबंधित है। और ये व्याख्या आप पूरी पढ़ लीजिए। 5वां जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा समझ के शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। तो ऑप्शन ए है समानता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए महत्व, विद्यार्थियों की सहायता करना, विद्यार्थियों को एकांकित तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने की योग्य बनाना, परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना, या नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को कहना। चारों ऑप्शन एक बार फिर से आप पढ़ लीजिए। और इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि याद कराना किसी प्रकार की रचनात्मकता नहीं है, समझ नहीं है। याद कराना तो एक रटना है, जबकि अन्य में मनुष्य की दिमाग की सृजनात्मकता काम आएगी, वो सोचेगा, कल्पना करेगा। इसलिए इसका राइट आंसर होगा बी। अब छठवां जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं, या वे हमेशा सफल होते हैं, या डी उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। तो कौन सा बालक है जो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित नहीं है? तो इनमें चारों ऑप्शन देख लीजिए और इनमें मेरे को सी नंबर वाला बालक लगता है जो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित नहीं है। वो है वे हमेशा सफल होते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है वे हमेशा सफल हो, कभी असफल भी हो सकते हैं। और इसकी व्याख्या आपके सामने है, वह आप ये पढ़ सकते हैं। 7वां क्वेश्चन है एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है।
वो अपनी कक्षा में प्रतिभाशाली बालक ही चाहती है। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निम्न में से उसे क्या नहीं करना चाहिए? तो देखिए ऑप्शन ए है विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना, उसके सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए चुनौती देना, गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना, या तनाव को नियंत्रित करना। अब मुझे लगता है आपको आपके ऑप्शन सी आ रहा है, परंतु इसमें सी ऑप्शन नहीं है, उसमें होगा ऑप्शन नंबर ए, अपने सहपाठियों से अलग करना। कोई प्रकार की प्रतिभाशालीता नहीं है, उनके साथ ही रहना बच्चे को रखना चाहिए और उनके साथ ही उस पर विशेष ध्यान दे सकते हैं। तो इसकी व्याख्या आपके सामने ये रही। अब 8वां क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? छोटे विद्यार्थियों के निम्न में से कौन सा लक्षण है वो पढ़ने में कठिनाई का नहीं है? शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, वर्ण और शब्द पहचानने में कठिनाई, या पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? आपको डी लगता है, परंतु इसका डी नहीं होगा। इसका आंसर है वो है शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। इसकी व्याख्या ये आपके सामने रही। और मैं प्रश्नों को ज़्यादा तरीके से प्रश्न को विस्तार से क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि हूबहू इसी भाषा में आपके प्रश्न आएंगे, वहाँ पे आपको कोई भी विस्तार से नहीं बताएगा, इसलिए आपको इसी से समझना होगा। और वीडियो को आप धीरे कर सकते हैं। अगर मेरी आवाज़ तेज़ आ रही है तो उसकी वीडियो की जो स्पीड क्वालिटी वो धीरे कर लीजिए, अगर धीरे है तो उसको तेज़ कर लीजिए और चलते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों का आत्म नियम की ओर संकेत करता है। विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनियम, स्व अनुशासन और नियंत्रण, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षित करने की योग्यता और विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियम बनाना। तो शिक्षार्थियों का आत्म नियम इन चारों में से किसकी ओर संकेत करता है? तो इसका जो राइट आंसर वो होगा ऑप्शन सी। आत्म नियम का आशय है शिक्षार्थी स्वयं से अपने अधिगम का परीक्षण करके सीखने की योग्यता रखता हो। आत्म मतलब अपना, नियम मतलब स्वयं का, तो अपने आप जो सीखेगा उसका पर्यवेक्षण करेगा वो होगा आत्म नियम। 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? व्यवहार का अध्ययन सीखना है, अधिगम भी सीखने का हिस्सा है, सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है, सीखना कुछ ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और इसका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यवहार का अध्ययन सीखना है। व्यवहार का अध्ययन सीखना नहीं है, वो है अनुकरण। ठीक है, नेक्स्ट, सिद्धांत के रूप में रचनावाद सूचनाओं को याद करने और पुनःस्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है, शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है, अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है, या दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। तो 4 ऑप्शन आप कर लीजिए, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। ठीक है, रचनावाद। और 12वां क्वेश्चन है, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो परीक्षा में हर वर्ष अच्छे अंक लाता है, पार्श्व लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है, या बहुत बुद्धिमान है। तो सृजनात्मक बालक की कौन सी पहचान है? और ये 4 ऑप्शन आपके सामने, इसका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पार्श्व और चिंतन। पार्श्व मतलब लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में जो अच्छा है वही सृजनात्मक है, मतलब जो सबसे हटकर सोचता हो। 13वां क्वेश्चन है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से हिस्सा है, किसका हिस्सा है? शारीरिक विकास का, सामाजिक विकास का, संवेदनात्मक विकास का, या बौद्धिक विकास का? तो सोचिए इसका राइट आंसर, और इसका जो सही उत्तर है वो होगा बौद्धिक विकास का। अवधारणाओं का जो विकास है वो मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है, और ये व्याख्या आपके सामने है, इसको पढ़ लीजिए। 14वां क्वेश्चन है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं, किसमें होते हैं? विकास कर्म में, विकास की सामान्य क्षमता में, बुद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में, या विकास की दर में? तो सोचिए इसका राइट आंसर, और एक बार वीडियो को ध्यान से पढ़िए। इसका जो राइट आंसर है वो होगा विकास की दर में, क्योंकि विकास का क्रम सब में समान रहता है। पहले शेषवावस्था, तो पहले सब में शेषवावस्था रहेगी, सामान्य क्षमता भी बराबर रहती है, परंतु विकास की दर सब में अलग अलग होती है। तो इसका राइट आंसर यही होगा, और ये व्याख्या आपके सामने रही। 15वां क्वेश्चन है, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले आता है। सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है।
गलत है, क्योंकि शारीरिक विकास और विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। यह गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। राइट आंसर आप सोचिए, और इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि शारीरिक विकास भी अंतः संबंधित है। अगर शरीर स्वस्थ है तो मानसिक स्वस्थ होगा, और अगर मन स्वस्थ है तो शरीर स्वस्थ होगा। ये जरूरी नहीं है, तो शरीर स्वस्थ होना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए 16वां क्वेश्चन। इरफान खिलौने से को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए अलग अलग करता है, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उनकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। उसे समझाएंगे कि खिलौना नहीं तोड़ना चाहिए, या इरफान को खिलौने से कभी नहीं खेलने देंगे, या उन पर हमेशा नज़र रखेंगे। तो इसका राइट आंसर है वो होगा, देखिए आप सोचिए, और ऑप्शन नंबर ए है वो उसका राइट आंसर होगा। तो ये रही इसकी व्याख्या, आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षार्थी को क्यों पढ़ाना चाहिए, ये औचित्य स्थापित करने में, या शिक्षार्थी की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, या शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में, या आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, और इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ये रही इसकी व्याख्या, क्योंकि वो अगर पहचानेगा बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य कैसा है तो वो उसे उसी हिसाब से पढ़ा सकता है। 18वां क्वेश्चन है, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट होता है, इसका अर्थ क्या है? सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यक्रम संभव नहीं है, या विषमरूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है, या कोई भी 2 शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते, या शिक्षार्थियों में न तो कोई समानता होती है न ही उसके लक्ष्य समान होते हैं। तो दोनों में, इन चारों में देखिए आप ऑप्शन, और इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हर बालक समान नहीं होता। और ये आप पढ़ लीजिए व्याख्या। 19वां क्वेश्चन है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है, या सही हो सकता है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने, इसका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, क्योंकि स्त्रियां भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकती है, ये जरूरी नहीं कि वो कमज़ोर ही हो। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर विद्यार्थियों के साथ भ्रमण की चर्चा करती है, ये किस ओर संकेत करता है? आकलन के लिए सीखना, आकलन का सीखना, सीखने का आकलन, या सीखने के लिए आकलन। तो इसका राइट आंसर है वो आप सोचिए, देखिए 4 ऑप्शन, और इसका सही उत्तर है वो होगा सीखने का आकलन, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछ रही है कि आपने वहाँ पे क्या क्या सीखा। अगर वो भ्रमण से पहले पूछती तो वो आकलन के लिए सीखना या सीखने के लिए आकलन होता, परंतु ये सीखने का आकलन है। ठीक है, ये व्याख्या रही, पढ़ लीजिए। 21वां क्वेश्चन है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? सामान्य से विशिष्ट, प्रतिवर्ती, निरंतरता, या अनुक्रमिकता। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने, इसका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती का मतलब है, ये देखिए आप, पुनः प्रारंभ करना। तो मानव विकास तो एक बार चल पड़ा तो सो चल पड़ा, पुनः प्रारंभ उसको नहीं किया जा सकता, रीसेट नहीं कर सकते। तो इसका व्याख्या सहित ये क्वेश्चन आपके सामने है। 22वां क्वेश्चन है, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़िए और इसी भाषा में पढ़िए, इसका सरल अनुवाद मैं नहीं कर सकता। मुक्त विद्यालय, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों में, नियमित विद्यालयों में, या विशेष विद्यालयों में। तो निःशक्त जो बच्चे हैं उनको कौन से विद्यालयों में शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने चाहिए? और वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नियमित विद्यालयों में उसको भेजना चाहिए, ताकि उनमें हीन भावना ना आ सके। एक बार फिर से आप व्याख्या को पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? तो सीखने के बारे में कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता। सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है। बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां ये संकेत करती है कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ। सीखना उस वातावरण में प्रभावित होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। और ये थार्नडाइक के प्रभाव के नियम पर लागू होता है, और इसकी व्याख्या आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर बच्चा प्रभाव का नियम, बच्चा अगर प्रभावित होगा तो वो सीखेगा, अगर वो संतुष्ट होगा तो भी वो सीखेगा। 24वां क्वेश्चन है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में भेजना चाहिए या प्रोन्नत किया जाना चाहिए।
बी ऑप्शन है सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। सी है शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना। डी है शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना। अब आपको लगता होगा ऑप्शन ए या डी, परंतु इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 नंबर ऑप्शन होगा। शिक्षार्थी में जितने भी कमी हो रही है उन सब का उपचार करना ही मूल्यांकन का उद्देश्य है। ठीक है। 25वां क्वेश्चन है शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूर्व पाठों को दोहराने का यह प्रभावी तरीका है। यह शिक्षार्थी की स्मृति को बढ़ावा देता है, जिससे सीखना सुदृढ़ होता है। ऑप्शन नंबर सी है, यह किसी कक्षा अनुदेशन के लिए सुविधाजनक शुरुआत है, या नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने में समृद्ध बनाता है। तो इसकी जो सही राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, और ये आप इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, अत्यंत अनुशासित कक्षा, या प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न, या विषय वस्तु आधारित प्रश्न। तो अगर सृजनात्मकता बच्चे की बढ़ानी है तो 4 ऑप्शन आप पढ़िए, और इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि मुक्त उत्तर है उसमें शब्द संख्या फिक्स नहीं है, वो कैसा ही दे सकता है, तो उसको भाषा में उत्तर देगा। तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए। 70 व्याख्या आप पढ़ लीजिए। ये क्वेश्चन है शिक्षार्थियों को के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। किसके लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए? तो अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने के लिए, शिक्षक जो भी पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने में, कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने में, या समूह है कार्य में दूसरे विद्यार्थियों के साथ सक्रिय रूप में अंतःक्रिया करने में। तो ये जो आपके सामने ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। शिक्षार्थियों को रटने के लिए कभी भी प्रोत्साहन नहीं करना चाहिए, कि उसको समझने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। 28वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? सत्र परीक्षा, प्रश्नोत्तरी और खेल, दत्त कार्य, या मौखिक प्रश्न। 4 ऑप्शन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने, वीडियो पॉज कीजिए, और इसका जो राइट आंसर है वो मैं बता रहा हूँ, ऑप्शन नंबर बी, प्रश्नोत्तरी और खेल। ये रचनात्मक आकलन में नहीं आते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट में नहीं आते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है। 29वां, विद्यार्थियों को सीखने में जो रिक्तियाँ उसके निदान के बाद क्या होना चाहिए? सभी पाठ को व्यवस्थित दोहराना चाहिए, विद्यार्थी और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना चाहिए, समुचित उपचारात्मक कार्य करना चाहिए, या सघन अभ्यास कार्य करना चाहिए। 30वां और लास्ट अपना क्वेश्चन है वो होगा, या आप देख सकते हैं 30वां क्वेश्चन, विशेषता को देखा जाना चाहिए। विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में, या शिक्षार्थी के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के कार्य के रूप में, या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में, या विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। 4 ऑप्शन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने, इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ये रहा, और इसकी व्याख्या आपके सामने है। तो ये थे 2011 सीटेट लेवल सेकंड के साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन। इसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं उनका आप कमेंट बॉक्स में बताइए वो, और कोई क्वेश्चन में अगर त्रुटि रह गई है तो वो कमेंट बॉक्स में दीजिए, और अगर मेरे द्वारा किसी प्रकार की गलती हो जाती है तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में उसका भी जिक्र कीजिए। और आज के लिए बस इतना। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।